नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 20 जनवरी है। मौसम में थोड़ी सी ठंडक है। मैं आपको बता दूं कि मौसम 14 तारीख के बाद में थोड़ा सा बदला सा रहा है। कभी गर्मी का एहसास कराता है दोपहर में, तो कभी हल्की सी ठंडक लिए रहता है। फिर भी खुशनुमा है मौसम। और आज अखबारों की खबरों की अगर बात की जाए तो अखबार आज खबरों से भरे पड़े हुए हैं। उसमें से खास खबरें जो आपके काम की हमेशा लगता है उस पर चर्चा होनी चाहिए, वह आपके लिए हम लोगों ने चुनी है। उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज दादिज जी हैं। तो मनोज जी, खबरों से शुरू करते हैं डायरेक्ट चर्चा। आज मैं प्रभात किरण से शुरुआत करने जा रहा हूँ। प्रभात किरण में एक अच्छी खबर है 3 नंबर पेज पर। ट्रक की तरह अब बस पर भी सामान ढो सकेंगे। मतलब बसें जो है वो भी मुझे लगता है कि ट्रक की तरह बोझा बांधे हुए लोजे हुए चलती जाएगी। हालांकि बसें पहले ही बोझे से मरी हुई चलती है कि कमाई उसी से होती मुझे दिखाई देती है। बस के अंदर सवारी तो होती नहीं है। मनोज जी, क्या कहेंगे, क्या नया ले आए हैं? ये अच्छा नवाचार है। ये परिवहन विभाग का भी नवाचार है, राजस्व की वृद्धि भी होगी। इसमें मेरा जो देखना है इस खबर के अनुसार लगभग 10% सामान ढोने की अनुमति इनको दी जाएगी। और उस सामान के साथ में ये भी रहेगा कि उसको ई-वे बिल भी लेके चलना पड़ेगा, चाहे जो सामान नहीं ले जा सकेंगे। ई-वे बिल साथ में जरूरी है इससे, और उस पर जो किलो के हिसाब से परिवहन विभाग उस पर चार्ज लगाएगा। तो ये दोनों प्रकार से, एक प्रकार से जो अनाधिकृत रूप से बसों पर सामान ले जाते थे उस पर अंकुश लगाने की बजाय उन्हें थोड़ा छूट दिया, जिससे कि बस वालों को भी कम से कम तनाव मुक्त रहेंगे कि जिससे चाहे जहां गाड़ी रुकने का या कहीं बंदी बांटने का, स्पष्ट खुली बात है, बंदी बढ़ते हुए ही आगे बढ़ती थी गाड़ी, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। मैं इसमें कुछ शर्तें पढ़ रहा हूँ। शर्तों में ऐसा बताया जा रहा है कि बस का जितना वजन है उसके 10% वजन का बोझा ढोने की जो परमिशन मिलेगी। मनोज जी, 10% तो ठीक है, 20-25% तो अभी ढो के चल रहे हैं। अभी तक तो कोई कार्रवाई होती नहीं। अब तो आपने खुली आजादी दे दी है। मतलब नहीं, अब आप चाहें जितना बोझा धो लें, ठीक है। नियम तो में छूट तो मिली, अब छूट का कितना फायदा उठाएंगे ये सब हम देखेंगे। राजस्व वृद्धि होगी, खास मुद्दा वो है। मतलब राजस्व वृद्धि होगी, सरकार की होगी कि जेब भरी जाएगी? सरकार की भी होगी, और जेब तो अपनी जगह भरी जा ही रही थी पहले से, अब उसके अंदर थोड़ी कमी हो जाएगी, सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा। ठीक है मनोज जी, देखते हैं कि किसका राजस्व बढ़ता हैगा, ये तो वक्त बताएगा। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में पहले पन्ने में एक अच्छा फोटो लगाया गया है कि भोजशाला में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है और उसको लेकर भीड़ उमड़ी है। कि ये मैं आपको फोटो इसलिए दिखा दूं कि ये धार का मामला है। बसंत पंचमी आ रही है, बसंत में आते ही धार जो है सुर्खियों में आ जाता है। तो यहाँ से पत्रिका की खबर की, अखबार की शुरुआत हो रही है। पर अंदर अगर मैं बात कर लूं खबर के मामलों, तो एक बहुत अच्छी खबर है, उत्तम राठौड़ जी ने लिखी है, बाईलाइन खबर है उनकी। इलेक्ट्रिक वाहनों की से बड़ी बिजली की खपत। अब शहर में इलेक्ट्रिक ई व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं तो खपत तो बढ़ेगी, उसका पूरा हिसाब किताब उन्होंने दिया है। मनोज जी, क्या कहते हैं? शेखर जी, आपको याद होगा कि अपन इस विषय पर पिछले 10 वर्षों से कहानी लिखते आ रहे हैं, कई बार खबरें लिखी कि इलेक्ट्रिक वाहन किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमें याद है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा लेडीज को बांटा गया था, उस समय 300 करीब था। आज की तारीख में जहां तक ये खबर के अनुसार है, आकलन है 40,000 ई वाहन चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको चार्जिंग तो लगेगा ही। इनमें अधिकांश 2 व्हीलर है तो वो मोस्टली घर में चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े वाहन हैं जिनके लिए सरकार ने, सरकारी तंत्र ने कई जगह पर चार्जिंग की व्यवस्था भी की है। तो एक प्रकार से एक आकलन लिया गया है कि 80,000 यूनिट लगभग या 2 करोड़ रुपए की लागत की बिजली इसमें खपत हो रही। तो मेरे को तो लगता है कि आने वाले भविष्य में पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग पंप ही लगने लगेंगे। हालांकि खबर के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति अपने घर पे चार्ज करेगा तो उस पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अगर अन्य वाहनों को करता है तो एक लाइसेंस लेकर के वो चार्जिंग स्टेशन में ये तो देख सकते हैं कि आमतौर पर देखा जाता है कि ठंड के दिनों में बिजली की खपत कम रहती है, पंखे कूलर एसी नहीं चलते हैं तो बिजली की खपत कम हो जाती है। पर इलेक्ट्रिक वाहन अगर तो ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी, ना बारिश, उन्हें तो आपको रोज करंट देना पड़ेगा तभी वो चल पाएगा। बरोबर, ये तो थी पत्रिका की खबर। मनोज जी, हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबर। जी अग्निबाण में भी एक खबर अच्छी है। कल ही हाईकोर्ट में फटकार लगी है बीआरटीएस तोड़ने को लेकर। नगर निगम के अफसरों को भी फटकार लगी है, उस ठेकेदार को भी फटकार लगी है जिसने ठेका लिया था। अब वो फटकार का उस पर कितना असर हुआ है मैं आपको बता देता हूं। एक खबर बता रही है कि कोर्ट में से जो
फटकार पड़ी, उसके बाद ठेकेदार ने साफ इनकार कर दिया है कि जो रेलिंग बची उसका भुगतान कर दूंगा, जुर्माना भरने का तैयार हूं, पर बीआरटीएस तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। मनोज जी, मैं इसके अंदर एक बहुत छुपी हुई बात है। उसने जो स्पष्ट आकलन किया था, आकलन किस हिसाब से किया था शेखर जी, कि जब हमने इसको बनाया था, इसकी रेलिंग को बनाया था, तो इसके अंदर एक नॉर्म्स रहते हैं, वो नॉर्म्स को उसने पढ़े कि इतने टन सोना, इतने लोहा, इतने टन यहाँ पर ये सामान, मालूम पड़ा कि वो निर्माण ही उतना नहीं है। तो ठेकेदार तो हो गया पागल सरीका कि यार मेरे को तो सोचा था इतना पैसा निकलेगा, इतना पैसा निकलेगा, निकल कुछ नहीं रहा। उसने तोड़ के देख लिया तो वो ठेकेदार ठहरा। ना तो वो महापौर है, ना कोई निगम का अधिकारी है, ना कोई अन्य अधिकारी है जो कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। वो तो स्पष्ट खुला मना कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा घाटे का काम। तो घाटे के काम से उसने मुक्ति पाने का। मनोज जी, मतलब ये समझा जाए कि जब बीआरटीएस को बनाया गया था तब भी भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बारीक बात उसमें निकल के आ रही है शेखर जी। तो अब कल ठेकेदार को जब कोर्ट में फटकार लगी थी तब यह कहा गया था, जब उसने ठेका लिया, शर्तें अपनी जगह है, जब उसने ठेका लिया, कोर्ट ने भी यही पूछा है कि तब नफा नुकसान का हिसाब नहीं लगाया गया क्या? उसका आकलन झूठा हो गया। उसका आकलन अगर गलत हुआ है तो उसका हर्जाना भरना होगा। बिल्कुल भरना चाहिए। कोर्ट में फटकार के बाद में कमिश्नर के साथ में रात में बैठता है, बात होती है, जुर्माना भरने को तैयार है, पर बीआरटीएस तोड़ना नहीं चाहता। मतलब गले की हड्डी बन गई है नगर निगम की, अब नगर निगम को खुद को ही तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा यहीं पर शेखर जी एक मिनट के लिए, कि नगर निगम का अमला जो हर मकान को तोड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, न मालूम किस किस के मकान तोड़ देता है, और गलती से जानबूझ के भी तोड़ देता, तो क्या इनके पास इतना अमला नहीं है कि बीआरटीएस का ये सब सामान को साफ कर ले और राजकुमार ब्रिज के नीचे जहां उसकी जगह है उसमें जाके रख दे? उसमें क्या है? और उसका भंगार से भी बना। राजकुमार ब्रिज के नीचे की भंगार आप रखने की बात कर रहे हैं, वहां भी कोर्ट फटकार लगा रही है, आपको रातों रात वहां से सामान उठाना पड़ रहा है। मनोज जी, अरे नहीं, नवाचार का मामला है सर। महापौर जी ने राम मंदिर बनवा दिया लोहे के भंगार से, तो इस भंगार से भी कुछ न कुछ बन जाएगा, या रेलिंग बन जाएगी, वापस सेंट्रल लाइन बन जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है। सोचने की बात है, इच्छा शक्ति की बात है। मतलब नगर निगम जो है अपना पुराना भंगारी से उपयोग करता रहे, मतलब उस भंगार को ही संभाले, उसका कई पैसे का इंतजाम ना करे। अभी डिवाइडर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करना है। बिल्कुल, ट्रिपल आर का मामला ही आप ही लेके चल रहे हो। नगर निगम पायोनियर है इसमें, हिंदुस्तान में नाम है ट्रिपल आर में आपका। तो रिसाइकल, रिड्यूस और रिकंस्ट्रक्शन जो करना है करिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करना जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उस खबर के बारे में हर किसी को जानकारी होना चाहिए, समझना चाहिए। भैया कहने का मतलब समझना इसलिए चाहिए कि ये बीमारी बहुत रेयर बीमारी है, पर एक बार जिसको होती है उसका परिवार ही जानता है कि कितनी तकलीफ से जो है वो पीड़ित जो है उससे निकल पाता है, और समय रहते इलाज होना जरूरी है। आज अग्निमांड ने इस पर खबर दी है पेज नंबर 7 पर कि इंदौर में अचानक बने खतरनाक वायरस। जीबीएस के मरीजों की जांच करने दिल्ली, कोलकाता, भोपाल से अधिकारी इंदौर पहुंचे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जीबीएस गुलियन बेरे सिंड्रोम नाम का एक वायरस होता है जो आमतौर पर जब मौसम में जो बदलाव होने आता है तब इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और ये बहुत रेयर केसों में होता है। लाखों में से किसी एक में ये तो जो है वायरस पाया जाता है। बिल्कुल इस वायरस से जो आपको बीमारी होती है उसको समझना होगा आपको। ये वायरस आपके पैरों की तरफ अटैक करता है। पैरों पे अटैक करने के बाद में धीरे धीरे आपकी जो नसें हैं, आपके शरीर की नसों को जो है, जिसे कहेंगे सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो लकवाग्रस्त कर देता है। यानी वो नसें जो है आपकी सुस्त बढ़ती जाती है, आपके पैर चलना फिरने में असक्षम होते जाते हैं, धीरे धीरे वायरस ऊपर बढ़ता जाता है। और अगर ये आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और कई मरीज हमने ऐसे देखे हैं जो ऊपर पहुंच के दिमाग तक पहुंच गया, वो वेंटिलेटर पर, बरसों से वेंटिलेटर पर हैं। इंदौर में इस तरीके के मरीज अचानक बढ़े हैं। ये अचानक बढ़े हैं, इसकी क्या वजह रही है, इसकी जांच करने तो टीएमआई है, पर मुझे ऐसा लगता है मनोज जी कि ये ऐसी बीमारी है, इसको बचने के लिए तमाम कोशिशें की जाए, सारी चीजें किया है, पर ये बहुत चिंताजनक बीमारी। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके तो साथ में परिवार में इस प्रकार का हादसा लगभग 8-10 साल पहले हुआ ही है, जिसके लिए इंजेक्शन के लिए हमें घूमना भी पड़ा था। 14-15 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन होता है लगभग, और लगभग 8 से 10 इंजेक्शन लगते हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम इसको कहते हैं, और ये बहुत रेयर बीमारी होती है। पर अब देखा गया है कि इसका इंदौर में प्रकोप है। लगभग 11 के करीब मरीज तो यहाँ पर इस खबर के अनुसार बताए गए हैं, और कितनी गंभीरता वाली बात है कि देश की बड़ी बड़ी टीम इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए इंदौर आई है। सही कह रहे हैं कि बड़े शहरों से टीम इसीलिए इंदौर आई है कि ये बीमारी के सिम्टम्स अचानक बढ़े क्यों हैं, मरीज बढ़े क्यों हैं। आपको बता दूं, जीबीएस वायरस अगर आपको अटैक कर देता है तो आपको उससे बचने का इलाज इतना महंगा है। मैं आपको बता दूं इलाज का आकलन कैसे किया जाता है। आपकी जितनी उम्र है
उस उम्र और आपके वजन के हिसाब से आपको डोज दिया जाता है दवा का। और वो दवा अब कितनी महंगी दवाई है, हजारों रुपए में एक इंजेक्शन आता है और एक इंजेक्शन से काम नहीं पड़ता होता है, 5 से 6 इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। डिपेंड करता है मरीज की स्थिति कैसे है। तो ये, और इसमें भी सबसे बड़ी बात है, समय पर अगर आपने उसका इलाज शुरू नहीं किया तो फिर पेशेंट को संभालना, उसे बचाना बहुत मुश्किल जाता है। और मुझे लगता है इस तरीके के वायरस जो अगर शहर में प्रभावी हो रहे हैं तो चिंता का विषय है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज जी। ये तो थी अग्निकांड की खबर। अब हम दोपहर की खबर पर बात कर लेते हैं। आज मैं दोपहर के पहले पन्ने की दो खबरों को आपको बता देता हूं। विनिर्माण की दौड़ में भारत एशियाई प्रतिस्पर्धा से स्पर्धियों से पीछे हो गया है। मतलब विनिर्माण की दौड़ में एशियाई जो दूसरे देश है उनके मुकाबले भारत पीछे खिसक गया है। मनोज जी क्या कहेंगे? विनिर्माण का मतलब ये होता है कि कोई चीज कहीं पर बनी है उसको पुनर्निर्माण करना। इस मामले के अंदर चाइना नंबर 1 देखा गया है। एशियाई देशों की बात की जाए तो उसमें जापान, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, इस प्रकार की कंट्री, बांग्लादेश भी शामिल है इसमें। उसमें भारत का पीछे खसकना संदेह कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह तो लगा ही रहा है। हालांकि पिछले वर्ष भी भारत कोई आगे नहीं था। 8 देशों की जो सूची आई थी, जो निकालते हैं सूची, उसमें 8 देशों में चौथे नंबर पे था। अब 11 देशों की सूची है उसमें 6ठे नंबर पर है। पर कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये जो भारत का निर्माण का सेक्टर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाने जैसी बात होती है। ठीक है मनोज जी, ये तो बात हो गई। आपको एक खबर और बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर ऐसा शहर हुआ करता था जहां ग्वालियर मेले में आप 4 पहिया गाड़ियां खरीदते थे, किसी भी रेंज की हो, आपको रोड टैक्स में 50% की छूट मिलती थी, यानी रोड टैक्स आपको आधा लगता था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बनने के बाद उज्जैन को भी ये सौगात मिल गई। अब ग्वालियर से खरीदें या उज्जैन से खरीदें, आपको रोड टैक्स आधा ही चुकाना होता है। अब 2 साल से जो उज्जैन में भी वाहन का जो मेला लग रहा है, व्यापार मेला, अब इस व्यापार मेले में आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पंजीयन अगर आपके जिले में कराना है तो वो नहीं होगा। परिवहन विभाग ने ये शर्त जो है रोड टैक्स में जो छूट दी है उसके साथ जोड़ दी गई है कि आपने उज्जैन से गाड़ी खरीदी है तो MP 13 पासिंग लेनी है आपको, आपने ग्वालियर से खरीदी है तो MP 7 आपको लेनी है। हालांकि आपको बता दूं 2 साल से इंदौर में जब से मोहन यादव सरकार आई है MP 13 गाड़ियों का बोलबाला हैगा। इंदौर में जहां आप नजर डालो MP 13 गाड़ियां घूमती दिखाई देती है। मनोज जी जी बिल्कुल, ये व्यापार मेले का उद्देश्य बड़ा पवित्र रहा। इसमें सेल टैक्स की छूट भी मिलती रही और ग्वालियर मेले का तो लगभग लोग इंतजार ही करते रहते थे। ठंड के मौसम में ये हमेशा आता था। सेल टैक्स में भी छूट मिलती थी। हालांकि वाहन खरीदने के बाद वाहन का जो मालिक है अपने जिले में जाकर के इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेता था और उस जिले के परिवहन विभाग को इसका फायदा होता था। आंकड़ों के माध्यम से पैसा तो सरकार को ही जा रहा है। अब ये नियम कर दिया है कि ये जिले के अंदर जिस जिले में ये खरीदी गई है उसी जिले में उसका पंजीयन अनिवार्य होगा। मेरा तो मानना है कि जैसे इंदौर में गाड़ियां बिक रही है तो वो कहीं और ले जा करके बिना मेले की भी हो तो इंदौर में ही पंजीयन करवाना चाहिए। कम से कम ये मालूम तो रहे कि ये गाड़ी इंदौर से खरीदी हुई है, इंदौर में रजिस्टर्ड है। तो एक प्रकार से ये त्रुटि सुधार जैसा मामला दिख रहा है। एक खबर और मैं आपको बता देता हूं कि अब मऊ से वंदे भारत ट्रेन के लिए 2 पिट लाइन बनाई जा रही है। कि हालांकि सुबह के अखबारों में भी ये खबर थी, इसलिए हम इस पर ज़्यादा विस्तार से आपको चर्चा नहीं करेंगे। पर आपको इतना बता दूं, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करनी है क्योंकि इंदौर स्टेशन पर पहले ही जगह की कमी है तो इसको मऊ तक ले जाना है, तो 2 पिट लाइन बनाई जा रही है। अब एक खबर की हम और चर्चा कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस की तमाम कोशिशें अभी भी जारी है कि सिर में हेलमेट लगा लें, और मुझे लगता है लगाना भी चाहिए हेलमेट। जी बिल्कुल, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। उसके बावजूद अभियान जो है बीते साल आधे से ज्यादा साल तक वो चलता रहा, पर हालात क्या है मैं आपको बता दूं, आज भी लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। और वो जो जिम्मेदार है जिन्हें हेलमेट पहनाने की जिम्मेदारी दी गई है वे खुद भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक खबर बता रही है दोपहर की आखिरी पन्ने की खबर, एक दिन में 2000 गाड़ियों के बिना हेलमेट के चालान काट दिए गए। 2000 चालान एक दिन में अगर काट रहे हैं, सड़क पर फिजिकली खड़े रह के, उसके बाद भी अगर जुर्माना हेलमेट नहीं लगा रहे, तो मनीष जी बड़ा अच्छा लगता है इस शहर में कि लोग क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है शेखर जी इस विषय पे हमने पहले भी चर्चा करी। इंदौर का एक जो सेंट्रल वाला एरिया है इसमें तो आदमी हेलमेट लगाना ही नहीं चाहता। राजवाड़ा के आसपास के क्षेत्र वाला है, उसके बाहर वाले क्षेत्र में अब ये खास करके यंग एज भी लगाने लगा है और धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मूल बात यह है कि इसमें हेलमेट का चालान क्यों बने। मैं आपको अंदर की बात बताना चाहता हूं कि हाल ही में यातायात विभाग के आला अधिकारियों ने राजस्व वृद्धि के लिए सभी
सूबेदारों को, इंस्पेक्टरों को, जो भी इनके रोड पे जिनके पास चालान बनाने का अधिकार है, उसे 100 चालान बनाने का काम दिया है। ये उनके व्हाट्सएप पे चला है। अब वो हैरान नगर के परेशान नागरिक सबसे सस्ता चालान 300 रुपए का हेलमेट का ही बनता है, उसी में अपना कर्तव्य पूरा कर मतलब कुल रहा है। मिला के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी। एक तरफ तो आप हेलमेट पहनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी अमले को भी वसूली के लिए लक्ष्य दे रहे हैं। ये कुल मिला के दोहरी, मुझे लगता है एक दोहरी सोच है कि मुझे इसी वजह से मुझे लगता है कि हेलमेट नहीं पहन पा रहे हैं। तो ये तो थी आज के अखबारों की खबरें। इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। हमारे कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे शेयर कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप वो कर सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि इसी तरह जो है आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। नमस्कार।